नमस्कार दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मूलतः ईशावास्योपनिषद, गीता, श्रीमद् भगवद गीता तथा सुंदरकांड इत्यादि की हमने अध्ययन किया है। आज का हमारा प्रमुख विषय रहेगा वो है अर्थशास्त्र, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है वो कौटिल्य हैं। इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और एक नाम इनका विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, आप लिखते जाइएगा साथ के साथ ही। दोस्तों, जैसा हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल आपको वैसे के वैसे साथ के साथ लिखते चलना है और इन वीडियोस के माध्यम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम चल रहे हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की प्रणेता से आप भली भांति परिचित होंगे। वो है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, कुछ भी कह लीजिए, इनके ही उपनाम हैं। तो अब चाणक्य समझिए कि इनके जो प्रणेता है वो कौटिल्य हैं। इसमें एक श्लोक है कि येन शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराज गता च भूः अमर्षेणो घृतान्याशु तेन शास्त्रम इदम कृत। यह अर्थशास्त्र के जो है पृष्ठ 771वां श्लोक है। ठीक है, इसका तात्पर्य है, आप इसको लिख लीजिए कि इसका क्या अर्थ है। जैसे कि श्लोक हमारा है, पहले आप श्लोक लिख लीजिए। जैसे येन शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराज गता च भूः अमर्षेणो घृतान्याशु तेन शास्त्रम इदम कृतः। अर्थात जिसने नंदराज द्वारा शासित राजसत्ता को विनष्ट कर दिया है, जिसने नंदराज द्वारा शासित राजसत्ता को विनष्ट कर दिया है, उसकी जगह मौर्य सम्राट की प्रतिष्ठिता करके, उसकी जगह यानी कि नंदराज द्वारा शासित राजसत्ता को विनष्ट करके उसकी जगह मौर्य सम्राट की प्रतिष्ठा करके अद्भुत राजनीतिक विशारद आचार्य कौटिल्य का निर्देश किया जा चुका है। अर्थात जिनका शास्त्रों, पुराणों व नीति ग्रंथों के अनुसार पहले ही इनका उल्लेख किया जा चुका है। ये बता दिया गया है कि जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की कृति है। इसी से ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र के निर्माता कौटिल्य ही थे। यानी कि इसके विषय में जब संशय उत्पन्न हुआ कि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है, तो इस प्रणेता के विषय में ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि येनम शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराज गता च भूः अमेषणो घृणतान्यासु तेन शास्त्रमिदं कृत। इसका तात्पर्य यही है कि जिसने नंदराज द्वारा शासित राजसत्ता का विनाश करके मौर्य सम्राट की प्रतिष्ठा की, अद्भुत राजनीति विशारद कौटिल्य हैं। इनका निर्देश पहले ही किया जा चुका है। इसी से ज्ञात होता है कि इस अर्थशास्त्र के प्रणेता भी कौन है, वो कौटिल्य हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम इसकी संरचना के विषय में बात करें तो अर्थशास्त्र की संरचना में मूलतः ये चीज़ें हमें जाननी है, मतलब जाननी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको भी लिख लीजिए, साथ के साथ में आपको लिख लेना है। देखिए, अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति है। भली भांति आप इससे परिचित होंगे कि ये राजनीति के ऊपर लिखा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है जो शायद ही इसके जैसा हमारे भारतवर्ष में कोई उपलब्ध हो राजनीतिक ग्रंथ। ठीक है, वैसे तो हमें किरातार्जुनीय में भी देखने को मिलता है, किंतु यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राजनीति है उसको किस प्रकार से चलाना है, प्रशासन को किस प्रकार से चलाना चाहिए, वो सारी चीज़ें, पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, राजा को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, प्रजा की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, राज प्रशासन में कौन सी व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, उन सब का उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि राजनीति के अगर ऊपर देखा जाए ग्रंथ कोई है तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अर्थशास्त्र है। इसके जैसा और अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसमें मूलतः 15 अधिकरण हैं तथा 180 प्रकरण हैं और 150 अध्याय हैं और साथ ही इसमें 6000 श्लोक हैं। तो यहाँ पर 600 लिखा हुआ है,
आप इसका है ना करेक्शन करके एक बिंदी और लगा लीजिएगा, मतलब कि एक जीरो और लगा लीजिएगा। ये 6000 इसमें श्लोक हैं, ठीक है, जिसमें प्रमुख विषय शामिल है। कौन कौन से प्रमुख विषय शामिल हैं? देखिए, जैसा हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए कि इनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। इसमें अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अपराध शास्त्र, प्रजाशास्त्र, गुप्तचर शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य शास्त्र, यौन शास्त्र यानी यौन विद्या की इसमें शिक्षा दी गई है, भूगर्भ विद्या की दी गई है, रसायन शास्त्र की दी गई, इंजीनियरिंग तथा अन्य अनेक विषय भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अभी तो काफ़ी लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन कौटिल्य ने उसका उल्लेख इसमें पूर्व में ही कर दिया था, पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे विषय शामिल है, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हम इस कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं, तथा एक राजा को किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाना चाहिए उसके विषय में संपूर्ण जानकारी निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के मूलतः 3 भाग हैं। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके यानी कि विभाजन करके देख सकते हैं अथवा अध्ययन कर सकते हैं। इसमें प्रथम भाग है राजशाही का, राजशाही सिद्धांत का, या यूँ कहे राजा के कार्य एवं गतिविधियाँ, कि किस प्रकार से राजा को अपना कार्यभार करना चाहिए और कार्य करते हुए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए अपने गुप्तचरों के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में तथा प्रजा के साथ में, जिससे भी उनका संबंध है, सगे संबंधियों के साथ में किस प्रकार का उसको व्यवहार करना चाहिए। अगर हम बात करें किरातार्जुनीयम की, महाकवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम में एक जहाँ पर गुप्तचर होता है वो राजा का किस प्रकार से सम्मान करता है, युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर भी भली भांति ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं, उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और वहाँ पर देखते हैं प्रशासन में जो दुर्योधन संभाल रहा होता है वो अपने मित्रगणों को अपने भाइयों जैसा उनके साथ में बर्ताव करता है, उसका व्यवहार पूरा ही बदल जाता है जब वो प्रशासन भार को संभालता है। कुछ समय के लिए ही सही, किंतु वहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अपने राज्यभार को संभाल पा रहा है, किंतु एक ही तरफ देखा जाए तो भय भी है उसके अंदर, ठीक है, राजपाट को खो देने का, तो उसकी बात अलग है। आप ऐसे ना रिलेट कर करके अध्ययन इसका कर सकते हैं। जब आप इसको एक दूसरे ग्रंथों से संबंध स्थापित करके अध्ययन करेंगे तो आपके मन में, मस्तिष्क में उदाहरण भी ज़्यादा आएंगे और आप लिख भी बहुत अच्छा पाएंगे और आपका आंसर सबसे अलग होगा। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा के लिए लोग आवेदन करते हैं वो तो बहुत अत्यधिक होते हैं, किंतु उसमें कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ का ही चयन हो पाता है, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो चुने जाते हैं। वो इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उनकी जो लिखावट है, जो उनके आंसर है वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें अलग ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो वो लिमिटेड है, सभी में है जो है ही सही, किंतु इसमें आपके आंसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप रिलेट करके अध्ययन करेंगे तो 1/2 एंड 1 मार्क्स आपके यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे। और एक एक मार्क्स जो होता है ना, एक एक नंबर यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको हज़ारों की भीड़ से आगे कर देता है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा भाग है प्रशासन तथा कानून सिद्धांत। इसमें प्रशासन के विषय में बताया गया है और कानून किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई दंड करता है तो उसका अपराध किस प्रकार से देना चाहिए, कैसा न्याय करना चाहिए, दंड व्यवस्था यानी कि उसमें शामिल है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है द्वितीय भाग में। तृतीय भाग में युद्ध एवं राजनयिक समस्याओं का समाधान, उनका उपाय बताया गया है। एक तो युद्ध किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए, पड़ोसी राज्यों को कैसे अपना मित्र बनाना चाहिए, शत्रु को मित्र किस प्रकार से बनाना चाहिए, जिसमें उन्होंने प्राश निग्रह इत्यादि के विषय में बताया है। हालांकि अभी इनका अध्ययन नहीं करना है, इनसे संबंधित प्रश्न आते भी नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना है जिनसे यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो भी ट्रेंड है वर्तमान का, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में मूलतः विद्याओं के प्रकार किस प्रकार से बताए गए हैं कौटिल्य द्वारा, उसके विषय में चर्चा करते हैं। इसके विषय में एक उक्ति है जो प्रसिद्ध है, वो है कि आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति स चेति विद्या।
क्या है? आन्वीक्षिकी, त्रय वार्ता, दंड नीतिश्चैती विधियाँ। लिख लीजिए। इसका तात्पर्य है कि आन्वीक्षिकी, त्रय, वार्ता और दंड नीति ये क्या है? विद्याएं हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा 4 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। चले जान लेते हैं क्या होती है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी में संख्या, योग, लोकायत दर्शन की बात कही गई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा ये लिख सकते हैं, जैसे आन्वीक्षिकी में सांख्य दर्शन है, मतलब सांख्य के विषय में बात कही गई है। इसका ज्ञान होने से चीज़ें सरल होने लगती है। सांख्य का ज्ञान जब व्यक्ति को जाता है तो चीज़ें उसको सरल प्रतीत होने लगती है। इसका ज्ञान सर्वप्रथम कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। सांख्य योग का ज्ञान सर्वप्रथम कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। जब हम दर्शन का अध्ययन कर रहे थे तो आप उस चीज़ से भी अवगत होंगे, आपको बताया गया था, तो आप लिख लीजिए। अगर हम योग की बात करें तो योग में इसका अभ्यास प्रतिदिन करने से क्या होता है? मस्तिष्क तथा चित्त को शांति मिलती है। योग तो हमें प्रतिदिन करना भी चाहिए, जैसा हमारे शास्त्रों में भी निहित है, ठीक है। और इससे के बल पर आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो योग से तात्पर्य यही है कि जो हमारे सोचने की शक्ति है, ये उस शक्ति को प्रदान करता है, साथ ही कार्य में गुणवत्ता भी लाता है। इसलिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। ये भी आन्वीक्षिकी में बताया गया है। लोकायत दर्शन भी बताया गया है इसके में। लोकायत का मतलब है चारवाक। इसी का दूसरा नाम क्या है? चारवाक है। जब हमने चारवाक दर्शन का अध्ययन किया तो वहाँ पे भी आपको बताया था। इसका सामान्यतः अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष है उसे ही ये मानता है, जो कि भौतिकवादी नास्तिक दर्शन को बतलाता है। इसमें जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास न रखकर स्वयं की कार्य की क्षमता को ही बल प्रदान करता है, तो उसी के विषय में बताया गया है कि चाणक्य ने भी निरीश्वरवाद को महत्व दिया है। ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्होंने भी निरीश्वरवाद को महत्व दिया है। तो आप भली भांति परिचित भी होंगे कि जो लोकायत दर्शन है अर्थात हमारा क्या है? चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, यानी कि ये आस्था में विश्वास नहीं रखता है और अपने कार्य क्षमता बल पर ही ये विश्वास रखता है। तो इस प्रकार का इसमें बताया गया है। लोकायत दर्शन में त्रयी, वार्ता, दंड नीति ये 3 विद्याएं बताई गई हैं, किंतु यहाँ पर चाणक्य ने मूलतः 4 विद्याएं बताई है: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ठीक है। तो इसमें जो भी है वो यही निहित है लोकायत दर्शन के अंतर्गत देखा जाए तो, कि इंसान को जो सफलता मिलती है ना, वो तभी मिलती है जब वो खुद कार्य करता है, वो खुद सक्षम है। तो ये तो सत्य ही है, किंतु ये चूंकि एक तरीके से आस्तिक नहीं है, आस्था में विश्वास नहीं रखते ईश्वर में, तो उस प्रकार से भी आन्वीक्षिकी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगली जो विद्या है त्रयी, इसमें मूलतः धर्म, अधर्म, वेद, वेदांग, आश्रम, धर्म इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि इसके विषय में इन्होंने लिखा है। तृतीय विद्या है वार्ता। आप लिखते चलिए साथ के साथ ही, ठीक है। वार्ता है, वार्ता में अर्थ, अनर्थ, कृषि, पशुपालन, व्यापार इत्यादि के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार का व्यापार होना चाहिए, पशुपालन किस प्रकार से करना चाहिए, कृषि का जो है वाणिज्य व्यापार इत्यादि से संबंधित जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो वार्ता में निहित हैं। तो इन्होंने कृषि, पशुपालन, व्यापार ये सब का उल्लेख इसमें किया है। कारीगरी का उल्लेख किया है कि कारीगर को अपने जो है किस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए। अगली विद्या आती है दंड नीति। दंड नीति में राज्य में दंड व्यवस्था रखने और से संबंधित इसको बताया गया है कि राज्य में दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तथा अपराध को कौन से अपराध पर क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं, इसके विषय में कौटिल्य ने बताया है। इसमें शासन विद्या है, मतलब ये ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ये मूलतः 4 विद्याएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। अगर हम बात करें इसके अधिकरणों की, तो हमने आपको पूर्व में बताया था 15 अधिकरण है, ठीक है। विनयाधिकरण, अध्यक्ष प्रचार, धर्म स्थायीधिकरण, कंटक शोधन, वृत्ताधिकरण, यौन्याधिकरण, 60 गुण्य, व्यसनाधिकरण। इस प्रकार से इसमें 15 अधिकरण है। हम इनका 1 बाय 1 से अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अभी आपने विद्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त किया कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने प्रकार की विद्याएं बताई है तथा कौन से विद्या में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, इसी के विषय से संबंधित एक श्लोक बहुत ज़्यादा प्रचलित है अर्थशास्त्र के रूप में। वो ये है, प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम आश्रयः सर्वधर्मणाम शाश्वत कर लीजिएगा, शाश्वत अन्वीक्षिकी मता। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मता है। श्लोक है हमारा, प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम आश्रयः सर्वधर्मणाम शाश्वत अन्वीक्षिकी मताः। अर्थात अन्वीक्षिकी विद्या अन्य तीन सभी की शाश्वत प्रदीप है। अर्थात यहाँ पर जो अन्वीक्षिकी जो विद्या है इसकी महिमा को बताया गया है और कहा गया है कि अन्वीक्षिकी विद्या जो है अन्य जो तीन विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं की शाश्वत प्रदीप है। अर्थात ये सभी विद्याओं का उपाय है, इसमें सभी विद्याओं का उपाय बताया गया है जो कि सभी कार्यों का शाश्वत साधन है और यही प्रमुख रूप से सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय भी है। तो इस प्रकार से अन्वीक्षिकी की महिमा बताई गई है यहाँ पर और इस जो अन्वीक्षिकी विद्या है इसके विषय में ये श्लोक बड़ा प्रचलित है। तो आप ये श्लोक भी लिख लीजिए और इसका अर्थ भी लिख लीजिए। जब अगर अन्वीक्षिकी से संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ पर इस श्लोक को कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको 15 अधिकरण बताए थे, तो हम अब उनका 1 बाय 1 से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमारा अधिकरण आता है, वो आता है विनयाधिकरण। विनयाधिकरण में क्या क्या चीज़ें कौटिल्य ने बताई हैं, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें विद्या, शिक्षा, इंद्रिय जय, राजा अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति की जीवनचर्या वर्णित की गई है, यानी कि बताए गए हैं। इसका सीधा संबंध प्रत्येक उस व्यक्ति से है जो राजा की भांति सफल, सम्मानित और श्रेष्ठ बनना चाहता है। ठीक है, जो राजा की तरह अब दिखना चाहता है या जिसका जीवन स्तर उस लेवल का हो, उसके जैसे बनना चाह रहा है, तो उसको वो चीज़ें करनी होंगी जिस प्रकार से कि राजा करता है। और राजा के क्या क्या हैं वो सभी इन्होंने विनयाधिकरण में बताए हैं। इसे में उन्होंने मंत्री, पुरोहित, गुप्तचरों की नियुक्ति तथा इनसे संबंधित अन्य विषयों का भी वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार से इसमें विनयाधिकरण में उल्लेख किया गया है। इसमें अपव्ययी, लोभी, स्वार्थी और मित्र संबंधी जो घातक हैं उन्हीं के संबंध में सावधानी, सतर्कता और आचरण भी बताया गया है। और इसी के संबंध में हमें एक श्लोक भी देखने को मिलता है। श्लोक है हमारे, रक्षितो राजा राज्यम रक्षत्या सन्नेभ्यः परेभ्यश्च पूर्व दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च। ठीक है, इस प्रकार का श्लोक है। इसका तात्पर्य है कि राजा के लिए जो हानिकारक है, आप लिख लीजिए, श्लोक भी लिख लीजिए और अर्थ भी लिख लीजिए कि राजा के लिए जो हानिकारक राजकुमार है उनको यथा योग्य शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने के साथ ही उनसे सावधान रहने की भी आचार्य चाणक्य ने सलाह दी है यहाँ पर कि एक ऐसा राजकुमार या राजा का ऐसा हानिकारक पुत्र हो तो उसको सही शिक्षा दीक्षा दे करके उसको जो है सही तो करो, किंतु उससे सावधानी भी रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आपका गलत न कर दे, यानी कि आपका अहित न कर दे। इसलिए शिक्षा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको देनी चाहिए कि आने वाले टाइम पर वही राजा बनेगा, वही उसका भविष्य है, किंतु उससे सावधान भी रहिए, इसके विषय में बताया गया है। अगला जो हमारा अधिकरण आता है वो है अध्यक्ष प्रचाराधिकरण। इसमें जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, विभिन्न प्रकार की भूमियों का उपयोग, दुर्गों के निर्माण, वास्तुकला, कृषि गृह से संबंधित विषय इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कोषाध्यक्ष के कर्तव्य बताए गए हैं। एक कार्य नहीं है यहाँ पर, कर लीजिएगा दोस्तों। कर संग्रह, इसके अधिकारियों तथा चाल चलन की परीक्षा, विभिन्न रत्नों की पहचान, खाद्य पदार्थों की पहचान से संबंधित इसमें वर्णन मिलता है।
अर्थात इसमें क्या है, इसमें अधिकारियों का चाल चलन किस प्रकार का हो, उनकी परीक्षा और विभिन्न प्रकार के रत्नों की पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए उसके विषय में बताया है। खाद्य पदार्थों तथा जो खनिज है उनकी पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए उसी से संबंधित ये अध्यक्ष प्रचाराधिकरण है। इसमें और भी बताया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि जो अध्यक्ष है, अधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से धन वितरित करना चाहिए, यानी कि उनके कार्य का जो उनको जो भी देना चाहिए बदले में, वो किस प्रकार से उनमें विभाजित करना चाहिए उसके विषय में बताया है। आयुधागार, कृषि, बुनकर, आबकारी विभाग, नौका पशुपालन, आबकारी विभाग, नौका पशुपालन, मुद्रा विभाग, चारागाह विभाग के अध्यक्ष से संबंधित इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि जो जितने भी अध्यक्ष हैं उनको किस प्रकार से धन वितरित करना चाहिए, अर्थात उनको पेमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, जैसा कि हम वर्तमान में पेमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य, कोई आप जॉब करते हैं तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। वैसे ही राज्य के सभी राजकीय विभागों, यहाँ पर इसको करेक्ट करके विभागों की जगह पर विभाग कर लीजिए। विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों, निरीक्षण व्यवस्था, उनकी व्यवहार की परीक्षा किस प्रकार से लेनी चाहिए इसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। उनको प्रोत्साहन देने से संबंधित भी बताया गया है कि किस प्रकार उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि समय समय पर उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए और पुरस्कृत भी करना चाहिए। अगला हमारा तृतीय अधिकरण है। 2 अधिकरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने आपको 15 अधिकरण बताए थे, तो हम 1 बाय 1 अध्ययन कर रहे हैं। आप साथ के साथ में लिखते भी चलिए, जैसा कि हम आपको बोल कर बता रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा अधिकरण है हमारा धर्म इत्यादिकरण। धर्म इत्यादिकरण में इसमें एक श्लोक है कि नीचत्वं परिदेशम व प्रस्थितो राजकिल्बिषि प्राणाभिहंता पतिस्त्याज्य क्लीबो अपि वा पतिः। अर्थात स्त्री को विवाह करने का अधिकार देते हुए लिखा है कि यदि पति नीच, प्रवासी अथवा उपस्थित राजद्रोही, घातक, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने वाला हो तो ऐसे पति का त्याग कर देना ही चाहिए, सर्वथा उचित है। उस स्त्री को ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि वो पुरुष पति कहलाने के लायक ही नहीं है। ठीक है, साथ ही इसमें स्त्री पुरुष के मधुर संबंधों की बात भी कही गई है तथा कठोर आचरण पर दंड भी विदित किस प्रकार का दंड देना चाहिए उसके विषय में भी बात कही गई है। पुरुष को अपनी भार्या के भरण पोषण तथा उसकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व पूर्ण करना चाहिए, यानी कि एक जो पुरुष होता है उसकी जो भी भार्या है, ठीक है, उसके पालन पोषण, भरण, पेट भरण का जो भी कार्य वो तो करना ही है, किंतु शिक्षा दीक्षा से संबंधित कार्य भी अगर वो आगे अध्ययन करना चाहती है, जैसे कि वर्तमान में काफ़ी स्त्रियां, काफ़ी लड़कियां होती है जो शादी के बाद में भी अपने जो एजुकेशन है उसको लीव नहीं करती हैं, वो आगे भी पढ़ना चाहती हैं, एजुकेशन से जुड़े रहना चाहती हैं। तो यही कौटिल्य ने भी पहले ही बता दिया है कि कोई भी ऐसी स्त्री जो आगे अध्ययन करना चाहती है उसकी शिक्षा दीक्षा तथा उसके भरण पोषण का कार्यभार उसके पति का होगा, उस पुरुष का जिससे उसका विवाह हुआ है। ठीक है, उत्तरदायित्वों के और भी विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है तथा गृह निर्माण संबंधी विवादों का निपटारा किस प्रकार से करना चाहिए उसी के विषय में बताया गया है। इसमें मार्ग, चारागाह, प्रबंध, ऋण, लेन देन, धरोहर, दास, श्रमिक, मजदूरी, साझेदारी, क्रय विक्रय, सामान्य अपराध तथा जुए से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। तो तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि धर्म इत्यादिकरण जो है ये ग्रह की चीज़ों से संबंध रखता है, यानी कि ग्रह में एक पति पत्नी को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार मधुर संवाद दोनों के मध्य होना चाहिए। एक पति, जो स्त्री का पति अगर नीच है, ठीक है, उसके साथ में गलत व्यवहार करता है तो ऐसे पति को त्याग देना ही उचित है, अथवा वो पुरुष पति कहलाने के लायक नहीं है। इस प्रकार से चाणक्य ने इसमें धर्म इत्यादिकरण में बताया है। अगला हमारा जो चतुर्थ आता है दोस्तों, यहाँ पर आप धर्म इत्यादिकरण जो हमारा चतुर्थ ये है, इसको धर्म इत्यादिकरण की जगह पर आप कंटक शोधन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं
आप इसको करेक्ट करना आपका काम है। तो कंटक शोधन कर लीजिए। हमारा चतुर्थ जो अधिकरण है यानी अध्याय है वो कंटक शोधन है। इसमें समाज कंटक अपराधियों के प्रति नीति, दंड नीति और अन्य समस्याओं आपदाओं की प्रति सुनीति का इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो अपराधी हैं उनको दंड देना चाहिए तथा उन समस्याओं का किस प्रकार से सामना करना चाहिए, उसी के विषय में यहाँ पर बताया है। इसी के विषय में कहा भी है कि अदंड्य दंडने राघ्यो दंड स्त्रीन शद गुणोंभसी, अर्थात इसमें समाज कंटक अपराधियों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, दंड अपराधियों को दंड किस प्रकार से देना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, इसी का इसमें उल्लेख है। इसमें शिल्पियों व्यापारियों के एकाधिकार से प्रजा रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, आपदा प्रबंधन को किस प्रकार से उसका समाधान करना चाहिए, उसके उपाय बताए गए हैं। गुप्त षड्यंत्रकारियों, छुपे वेश के अपराधियों आदि से सुरक्षा प्रदान करना, इन सब के विषय में विवरण दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए भिन्न भिन्न दंड विधानों का वर्णन किया गया है तथा स्वयं राजा भी किसी निरपराध को दंडित करता है तो उसके लिए भी दंड विधान किस प्रकार से किया जाता है, उसी का इसमें वर्णन है। यानी कि अगर राजा से भी कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए भी दंड निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं है कि अगर वो राजा है तो उसके लिए कोई दंड नहीं होगा, दंड सबके लिए समान है। ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया है, चाहे वो राजा का पुत्र ही क्यों न हुआ, राजा की भार्या ही क्यों नहीं, उसकी रानी क्यों नहीं हुई, किंतु अगर अपराध किया है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा चाणक्य ने कंटक शोधन अपने चतुर्थ अधिकरण में कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आपने इसको करेक्ट भी कर लिया होगा, कंटक शोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पंचम अधिकरण है वृत्ताधिकरण। वृत्ताधिकरण में प्रजा तथा राजकीय व्यवस्था को जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें किसी भी देश व सत्ता की स्थापना के लिए कोष का प्रमुख महत्व है, जैसे कोष संचय, ठीक है, उसके विषय में बताया है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के भरण पोषण तथा उनके वेतन से संबंधित इसमें बात कही गई है। इसमें राज्य कर्मचारियों का राज्य के प्रति व्यवहार और व्यवस्था पालन के नियम तथा राजा पर विपत्ति आने की परिस्थितियों में कैसे उत्तराधिकारी बनाया जाए, उसी का इसमें विवेचन किया गया। अर्थात ऐसी परिस्थिति जब आ जाए जब कुछ राजा को कुछ हो जाए या अचानक उसकी मृत्यु हो जाए किसी व्याधि से, किसी भी रूप से, किसी भी कारणवश, तो ऐसी अवस्था में उत्तराधिकारी किसको और कैसे बनाया जाए ऐसी परिस्थिति में, उसका भी उल्लेख है इसमें। अगला हमारा अधिकरण आता है, वो आता है योन्याधिकरण। ठीक है, आप लिखते चलिए साथ के साथ ही। योन्याधिकरण में अगर हम बात करें तो एक जो ये श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए। अरिव्रजाः प्रकृतियः सप्तैताः स्वगुणोदयाः उक्ताः प्रत्यङ्गभूतास्ताः प्रकृता राजा संपदः। ये राज संपदः ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में राजा, प्रजा, आत्मसंपन्नता, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, शत्रु आदि के गुणों का वर्णन किया गया। अर्थात इसमें शत्रु के अलावा सभी 7 राज्य की संपत्ति के विषय में बात कही गई है। ठीक है, दुर्ग हो गया, कोश, सेना, मित्र, शत्रु इत्यादि। ठीक, इस प्रकार से इसमें योन्याधिकरण के विषय में बताया गया है। इसी में शांति व उद्योग के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, शत्रु के अलावा सभी 7 राज्यों की संपत्ति के विषय में बताया और इसी में शांति का महत्व भी बताया कि किस शांति अपने राज्य में शांति रखने से इसका क्या फायदे होते हैं और इसके क्या महत्व है, उसके विषय में कौटिल्य ने योन्याधिकरण के अंतर्गत बताया है। अगला जो हमारा अधिकरण है वो है षाड्गुण्याधिकरण। षाड्गुण्याधिकरण इसमें इससे संबंधित होने के कारण इस अधिकरण को षाड्गुण्य अधिकरण कहते हैं, यानी कि इसमें षड्गुण है। अर्थात तात्पर्य यह है कि षड्गुणों से संबंधित होने के कारण ही इसे षाड्गुण्याधिकरण के नाम से नाम दिया गया है। इसमें चाणक्य ने राजनीति की दृष्टि से 6 गुण बताए हैं। कौन कौन से? संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, वेदी भाव। आप साथ के साथ में इनका अर्थ भी लिख लीजिए। देखिए, संधि का मतलब क्या होता है? सशर्त मेल।
शर्त सहित कोई जो है संधि कर लेना, मतलब कि जुड़ जाना या मेल हो जाना, ठीक है। जैसे संधि का मतलब आप समझ चुके होंगे, हमने आपको पहले भी बताया था जब हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। दूसरा है विग्रह। विग्रह इसका तात्पर्य है शत्रु का अपकार करना, उपकार नहीं अपकार करना, ठीक है। यानी कि दो लोगों के मध्य किस प्रकार से उनको अलग कर देना, इसी के विषय में बताया गया है विग्रह। आसन है तो आसन उपेक्षा से संबंधित है, और मतलब ये है कि आपको जब कोई भी रास्ता नहीं सूझे या कोई ऐसा उपाय नहीं है तो आपको एक आसन अवस्था में बैठ जाना होता है, ठीक है। जैसे आप ध्यान योग करते हैं इत्यादि में, तो वो आसन इस अवस्था में आप बैठ जाओ बस। यान का मतलब होता है चढ़ाई करना, यानी कि किसी भी शत्रु राज्य पर चढ़ाई कर देना, वो यान से तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। यान जैसे हम बोलते हैं जो उड़ता है हवा में, ठीक है, ऊपर उड़ता है, उसको हम यान के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से चढ़ाई कर देना, किसी पर चढ़ाई कर देना शत्रु राज्य पर। पांचवा है संशय। संशय का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि कोई ऐसा शक्तिशाली राजा है और कोई ऐसा दो शत्रु हों आपके, ठीक है, दो शत्रु हों, तो एक शत्रु से दोनों से आप अगर नहीं लड़ पा रहे, युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा शत्रु है जिससे आप युद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में आप जो है उससे भी बड़े जो राजा है, जो उससे भी बड़ा शक्ति संपन्न है, आपका उसके शरण में चले जाना चाहिए, यानी कि अपने आप को उसके प्रति आत्मसमर्पित कर दो, उसे बोलते हैं संशय। द्वैधी भाव का तात्पर्य संधि विग्रह का मिश्रण। इसमें संधि विग्रह का मिश्रण होता है। द्वैधी भाव मतलब दो प्रकार के रास्तों का अपनाना होता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वैधी भाव को बताया गया है। इसमें चाणक्य ने बताया है कि किन किन परिस्थितियों में राजा को कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए और क्यों अपनानी चाहिए, इन 6 गुणों के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया है। जैसा कि कौन सी परिस्थिति में कौन सी नीति अपनाई जाए, यही उन्होंने 60 गुण में बताया है। अगला जो है हमारा 8वां अधिकरण, वो है व्यसनाधिकरण। यह अधिकरण व्यसन से संबंधित है, अर्थात विपत्तियों से संबंधित है। इसमें कल्याण मार्ग से भटकने को ही चाणक्य ने व्यसन कहा है, यानी कि जो उसका पथ है, जो भी उसने निर्धारित किया है कि मेरे को इस लक्ष्य पर जाना है, अगर कोई इंसान उससे भटक जाता है तो वो व्यसन है। या लक्ष्य चलो मालूम नहीं भी है, किंतु वो अपने कर्तव्य मार्ग से अपने कर्तव्य को भूल जाए और गलत चीज़ों में पड़ जाए, वो भी तो एक तरीके से व्यसन ही है। जैसे वर्तमान में हम बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा हुआ, वो जो है स्मोकिंग वगैरह करने लग गया, तो वो एक तरीके से व्यसन ही ना, संगति का असर पड़ता है। घर पे बतानी दोस्तों के साथ में कहीं भी गुलछर्रे उड़ा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं गलत चीज़ें अपना रहा है, बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखा इत्यादि का इस्तेमाल कर रहा है, घर वालों से पैसे नहीं लेकर के चोरी कर रहा है, ठीक है, तो ये व्यसन है, यानी कि गलत चक्रों में पड़ जाना व्यसन है। और इस प्रकार के ही इसमें बात कही गई है व्यसनाधिकरण में। इसी से संबंधित एक उक्ति प्रचलित है कि व्यस्यतेनम श्रेयस इति व्यसनम, व्यस्यतेन श्रेयस इति व्यसनम, अर्थात अपने श्रेयस से भटक जाना ही व्यसन है। इसमें मानुष और देवीय 2 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं। चाणक्य ने विपत्तियों के निवारण के उपाय बताए हैं इसमें, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यसन तो बताए ही हैं, किंतु साथ ही चाणक्य ने इन सब जो भी विपत्तियां तो बता दी, इन विपत्तियों की तुलना, कारण और निवारण, इन सब के उपाय बताए हैं इस 8वें व्यसनाधिकरण में, ठीक है। अगला जो अधिकरण आता है 9वां अधिकरण, वो है अभिव्याख्यात कर्माधिकरण। यह अध्याय सैनिक अभियान से संबंधित है। इसमें सैनिक और राज्य की शक्ति, समय और बल के आधार पर आक्रमण के समय की विवेचना की गई है। अभियान के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के क्षय, व्यय और लाभ तथा अर्थ अनर्थ, संशय के कारण उत्पन्न समस्याओं का इसमें वर्णन दिया गया है, अर्थात इसमें वर्णन किया गया है। अगला हमारा जो अधिकरण है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लिख रहे होंगे साथ के साथ में, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। 10वां अधिकरण है संग्रामाधिकरण।
संग्राम अधिकरण में संग्राम से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि सैनिक छावनी के समय अनुसार वस्तु, रचना, सुरक्षा, छावनी के परिणाम, उसकी नगर में स्थिति, आक्रमण के समय सेना की रक्षा व्यवस्था, छद्म युद्ध आदि का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि संग्राम से संबंधित सभी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं संग्राम अधिकरण के अंतर्गत। व्यूह तथा चतुरंगणी सेना से शत्रु पर प्रहार करने के तरीके बताए गए हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि संग्राम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे छद्म युद्ध हो गया, ठीक है, और किस प्रकार से सेना के साथ में बर्ताव करना चाहिए वो भी हो गया, एक सेना का किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए वो हो गया, युद्ध किस प्रकार से करना चाहिए वो हो गया। तो इसमें संग्राम अधिकरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। अगला हमारे 11वां आता है, वो आता है सांगवृत्ताधिकरण। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कि संग्रवत्ताधिकरण, इसमें संगठन का महत्व तथा मित्र लाभ व सेना लाभ से संघ लाभ को श्रेष्ठ बताया गया है। जो सेना लाभ है, इस सेना लाभ से संघ लाभ को श्रेष्ठ बताया गया है। संघ लाभो दंड मित्र लाभानुमुत्तम। क्या है? संघ लाभो दंड मित्र लाभानु उत्तम। अर्थात इन्होंने ये कहा है कि जो सेना लाभ है, यानी कि आप किसी भी आपके पास में सेना है, शक्तिशाली सेना है, ठीक है, उस लाभ से ज़्यादा जो लाभ होता है ना, वो होता है संघ लाभ, यानी कि एकता का लाभ इन्होंने बताया है। ज़रूरी नहीं कि सेना हो तभी आप युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन्होंने जब मौर्य वंश की स्थापना की थी तो तब इनके पास तो कोई ऐसे चतुरंगनी सेना जैसा कुछ था ही नहीं। इन्होंने तो सेना बनाई थी, संघ बनाया था अपना, तभी ये जो है नंद वंश का राज्य का विनाश करके मौर्य वंश का उन्होंने स्थापना की और नया राजा स्थापित किया। तो ये इनका हो पाया था संघ से, इसलिए इन्होंने संघ वृत्ताधिकरण में बताया है कि सेना हो या न हो, डजेंट मैटर, अगर आपका संघ है और आपके दोस्त लोग और मित्र लोग ऐसे हैं जो आपके साथ में एकता के साथ में व्यवहार करते हैं, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं जो आपका कार्य है, जिसमें वो आपके साथ देते हैं। यही बताया है। राज्य में संघ की स्थापना तथा शत्रु देश में संघ को तोड़ने के उपाय व कारणों की व्याख्या की गई है। यही राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा का सूत्र है। इन्होंने राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा का सूत्र बताया है कि राज्य में अन्य पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार से संबंध स्थापित करना चाहिए, उनसे संघ बनाते हुए, तथा जो शत्रु राज्य है, शत्रु देशों में संघ को तोड़ने की नीति भी उन्होंने इसमें बताई है संघ वृत्ताधिकरण में। ठीक है, तो ये 11वां अधिकरण है। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब हम 12वें अधिकरण के अंतर्गत चलते हैं। 12वां अधिकरण है हमारा आबलीय साधिकरण। इसका विषय है कि यदि कोई राजा युद्ध में दुर्बल हो रहा हो तो उसे युद्ध जीतने हेतु क्या करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि कोई राजा अगर दुर्बल हो, आबलीय का मतलब क्या होता है, अगर वो अबला हो गया हो, जैसे ना आपने शब्द सुना होगा अबला, जिसके पास में शक्ति न हो या उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी हो, ठीक है, दुर्बल हो गया हो, तो ऐसा राजा जो युद्ध में दुर्बल अवस्था में हो गया हो, तो उसे युद्ध जीतने हेतु क्या करना चाहिए, वो आबलीय साधिकरण के अंतर्गत बताया गया है। कहा गया है इसमें दूत के द्वारा संधि उपाय, मंत्रणा वो वाचिक प्रभाव से शत्रु पर प्रभाव डालना, माफी चाहते हैं, वाचिक प्रभाव से शत्रु पर प्रभाव डालना, शत्रु सेनापतियों का वध, अन्य राजाओं से सहायता, शस्त्र अग्नि रसायनों का प्रयोग और कपटी उपाय। तो ये सब इन्होंने आबलीय साधिकरण के अंतर्गत बताया। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर कोई राजा है और ऐसी अवस्था में जब वो दुर्बल हो गया हो तो उसको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए ताकि वो सफल हो जाए, इसी का इसमें उल्लेख है। इसमें इसके उपाय के रूप में उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर कोई राजा युद्ध में दुर्बल हो गया हो तो जो शत्रु राजा है उससे भी शक्तिशाली राजा की शरण उसको ले लेनी चाहिए और उसके बल पर उसको सफलता अर्जित करनी चाहिए युद्ध में, इस प्रकार से बताया है। और कहा गया है कि जो शत्रु राजा है उस पर किस प्रकार से अपना प्रभाव स्थापित करना है, बनाए रखना है,
अपनी वाणी के माध्यम से। तो इसमें किस प्रकार की वहाँ पर वाणी अर्थात नीति का प्रयोग करना है वो बताया है। ठीक है, आबलीय साधिकरण के अंतर्गत, यानी कि एक अबला जो राजा होता है या जिसकी शक्ति क्षीण हो गई हो, वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है आबलीय साधिकरण की नीतियों के तहत। तो वही कौटिल्य ने इसमें बताया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट अधिकरण है वो है 13वां अधिकरण, जिसका नाम है, आप लिख लीजिए, दुर्गलंब उपायाधिकरण। दुर्गलंब उपायाधिकरण के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जब शत्रु राजा का दुर्ग घेर लेने अथवा अपने द्वारा शत्रु का दुर्ग घेर लेने पर क्या नीति अपनाई जा सकती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यही है कि ऐसी अवस्था में उसको कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए, यही बताया गया कि जब उस शत्रु राज्य ने उसको चहुं ओर से घेर लिया हो तो उसको क्या नीति अपनाई जाए कि वो अपने शत्रु राज्य से या शत्रु राजा से जो है युद्ध में जीत जाए। अगला अधिकरण है हमारा वो है 14वां अधिकरण, इसका नाम है औपनिषदिकाधिकरण। ठीक है, आप लिख लीजिए, औपनिषदाधिकरण। इसमें रसायनों, औषधियों, मंत्रों और अन्य ऐसे ही युग्म प्रयोगों का इसमें वर्णन कर इसमें विरोधी लोगों के एकल या सामूहिक नाश के यत्न बताए गए हैं। यानी कि इस प्रकार की उन्होंने नीति बताई गई है। जो एकल हैं, जो युग्म हैं और जो विरोधी लोग हैं, ठीक है, उनके सामूहिक कि कैसे आप एक तरीके से संघ बना करके समूह रूप से उनका नाश कर सकते हैं, एकल या सामूहिक रूप से, दोनों ही अवस्थाओं में। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने आयुर्वेद व रसायन शास्त्र का परिचय दिया है कि किस प्रकार से एक आयुर्वेद शाला होनी चाहिए, किस प्रकार से रसायन शास्त्र का जो प्रयोग वहाँ पे बताया है। ठीक है, अगला है आधुनिक अनुसंधान, पुनर्परीक्षण, ज्ञान के महत्व पर इन्होंने शोध किया है, तो उसके विषय में इन्होंने बताया औपनिषदिकाधिकरण के अंतर्गत। ये हमारा 14वां अधिकरण है। हमने आपको 15 अधिकरण बताए थे, तो हमारा 15वां अधिकरण नेक्स्ट है तंत्र युक्त्याधिकरण। नाम लिख लीजिए, तंत्र युक्त्याधिकरण, और इसमें कौन सी चीज़ों का उल्लेख है ये भी लिख लीजिए। इसमें चाणक्य ने 32 प्रकार की युक्तियाँ बताई हैं जो उनके प्रयोग विहित के अनुसार वर्णित है। ठीक है, इसी में श्लोक प्रचलित है कि मनुष्याणाम वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। श्लोक लिख लीजिए, मनुष्याणाम वृत्तिरर्थः वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। तस्याः पृथिव्या लाभन उपायः शस्त्रम अर्थः शास्त्रम इति। एक बार वो दोहरा लेते हैं कि मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। तस्याः पृथिव्या लाभपालन उपायः शस्त्रम अर्थ शास्त्रम इति। अर्थात चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य की जीविका ही अर्थ है, मनुष्य की जीविका ही अर्थ है। यहाँ पर इसको ही कर लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य की जीविका ही अर्थ है तथा मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ ही कहते हैं। जो मनुष्य से युक्त जो भूमि है वो भी क्या है, एक तरीके से अर्थ ही है। अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर धन से है, या यूँ कहें जो भी आपके पास में ऐसी चीज़ जो आपकी यश में वृद्धि करे, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना प्रॉपर्टी। तो इसमें सिर्फ धन ही नहीं आ जाता, प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसमें ज़मीन जायदाद यानी कि आपका घर, राजपाट सब कुछ आ जाता है। वैसे ही राजा के पास भी ज़मीन होती है, भूमि होती है। ठीक है, भूमि पर निवास करने वाले लोग, वो भी एक तरीके से उसका क्या है, अर्थ है। इसी प्रकार से भूमि को प्राप्त करने, उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के संबंध में आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र है क्या, तो इस श्लोक के माध्यम से आपको बता देना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पर आप इस श्लोक को कोट करके इस प्रकार से अपने आप को इस शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं कि मनुष्य की जीविका ही अर्थ है तथा मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ ही कहा गया है। अतः ठीक इसी प्रकार से भूमि को प्राप्त करने, इसकी रक्षा करने वालों के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही क्या है, अर्थशास्त्र है। यही इसका एक सारगर्भित, एक संक्षिप्त नाम है।
ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें संक्षिप्त विवरण है। इस प्रकार से हमारे ये 15 अधिकरण हैं जो मूलतः अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आज हमने इन 15 अधिकरणों से संबंधित ज्ञान प्राप्ति किया है जो अर्थशास्त्र में निहित है। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे जो भी नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो आपने आज जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो नोट्स बनाए हैं, इनका आप कंठस्थ कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा अधिकरण में क्या है, क्या चीज़ें आती है और अधिकरण का नाम क्या है। 15 अधिकरणों के नाम कंठस्थ कर लीजिए और उनमें वर्णित जो चीज़ें हैं वो भी आप जो है स्मरण कर लीजिएगा। आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अपने अर्थशास्त्र को। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। अंततः आपने हमें सुना भी सही और अपने मान सा प्लेटफॉर्म पर बने रहें, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।